मुझसे वाकिफ़ होंगे, मेरा नाम मनीष राय है। ठीक है, हम इलाइट क्लासेस में मैथ्स पढ़ाते हैं। वैसे पूर्वांचल के बच्चों के लिए और गोरखपुर के इर्द गिर्द के बच्चों के लिए, जैसे बस्ती हो गया, खलीलाबाद हो गया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, पडरौना, फिर इधर चले आइए आप लोग तो मिर्ज़ापुर, इन सब एरिया का जो भी एरिया है, इन सबको बच्चों को थोड़ा सा कनेक्टिविटी ही यहाँ कोचिंग से हो नहीं पा रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा हम सोचे हैं कि जो बच्चे हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके लिए हम पूरा कंटेंट, प्रयास रहेगा कि पूरा कंटेंट हम यूट्यूब पे पढ़ा के आप लोग को दे दें। ठीक है, ये भरसक कोशिश रहेगी। और ये आपसे शायद हम वो कह रहे हैं कि शायद हम इसका पूरा एक्सेप्टेशंस ले रहे हैं कि हम कंप्लीट करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, इस बार पूरा कंप्लीट होगा। तो ये हमारा प्रयास रहेगा कि कैसे कंप्लीट करना है। तो मैथ्स के लिए आप लोग जान ही रहे हैं, मनीष मैथ्स के नाम से चैनल है, तो इसको जितना हो सकता है आप लोग अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करने को मत बोलिएगा, किसी से ज़बरदस्ती का सब्सक्राइब मत करवाइएगा, कुछ ऐसा मत करिएगा। आप सिंपली आप कुछ मत करिए, कंटेंट अच्छा लगे तो बस अपने दोस्तों को प्रोवाइड करिए जिससे इनको मदद मिल सके। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब नंबर सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम लोग नंबर सिस्टम आज स्टार्ट करेंगे। तो नंबर सिस्टम जैसे कहने का मतलब रुक जाइए कि मैथ्स दो पार्ट में, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए तब आगे स्टार्ट करते हैं। मैथ्स दो पार्ट्स में हमको पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? मैथ्स का फर्स्ट पार्ट है हमारा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो आपका होगा अर्थमेटिक का। किसका होगा? अर्थमेटिक का। ठीक, फर्स्ट पार्ट जो हमारा होगा वो होगा अर्थमेटिक। ठीक, और दूसरा जो हमारा पार्ट होगा, दूसरा पार्ट हमारा जो होगा वो है एडवांस का। किसका है? एडवांस का। ध्यान से देख लीजिए, दो पार्ट्स में हमें पढ़ना है। अब इसको हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे इस चीज को समझिए। सबसे पहली बात है, अर्थमेटिक में हमको पढ़ना है नंबर सिस्टम। ठीक, सबसे पहले हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, और एडवांस वाले सेक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। ठीक है, इधर से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? अलजेब्रा। ध्यान से समझिएगा, अलजेब्रा में सारी चीजें बताएंगे, लसा निकालना, पदों की संख्या किस बेसिस पे होता है, ये सारी चीजें आपसे हमारी डिस्कशन होगी। दूसरी हम सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नंबर सिस्टम में हमको क्या क्या पढ़ना है। नंबर सिस्टम में हमें चार चीज बेसिकली पढ़नी है। वो चार चीज कौन कौन से हैं? सबसे पहला है नंबर सिस्टम। ठीक, दूसरा है हमारा नंबर सिस्टम के बाद से हमारा सेकंड टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा वर्गमूल घनमूल। ठीक है, क्या होगा? वर्गमूल और घनमूल, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, वर्गमूल घनमूल। उसके बाद से हमारा अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, अल्टरनेट डेज पे ये चलेगा, एक दिन अरिथमेटिक एक दिन एडवांस, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगला है घातांक करनी। ठीक, घातांक और करनी। ठीक, और अगला जो हमारा है घातांक करनी के बाद से हमको जो पढ़ना है वो है भिन्न। तो नंबर सिस्टम बेसिकली हम लोग चार सेक्शन करके पढ़ेंगे ये चीजें। ठीक है, जैसे आप लोग को पता है कि रेलवे का लोको पायलट का एग्जाम आने वाला है, टेक्नीशियन का एग्जाम आने वाला है, चाहे हमारे एसएससी का जो प्री होने वाला है, जो 20,000 लगभग वैकेंसियां हैं, CHSL आने वाला है, MTS, इसके लिए आप लोग की मदद के लिए हम ये इनिशिएटिव शुरू किए हैं। और आप लोग से अनुरोध है, इस कंटेंट को बस फैलाइए। ये मत कहिएगा ना कि आप सब्सक्राइब करो, जबरदस्ती नहीं, सब्सक्राइब करो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंटेंट अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को प्रोवाइड करिए जिससे उनको मदद मिल सके। ठीक है, जिनको हमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है वो हमसे कांटेक्ट करें। ठीक, तो ये सेक्शन हमको पढ़ना है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम बेसिकली। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम लोग कहां से पढ़ेंगे इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, ले लीजिए आप लोग नंबर सिस्टम। ठीक, इससे दिखेगा नहीं तो इसको चेंज करके ब्लैक पेन से ही लिख रहा है, हेडिंग नंबर सिस्टम। ठीक है, अब नंबर सिस्टम में बेसिकली आपकी सारी संख्याओं के बारे में जानकारी हम समझाएंगे। आज भरसक कोशिश करेंगे कि आपको भाज्य वर्ग या ट्विंक्स भाज्य जुड़वा भाज्य तक, यहाँ तक टॉपिक आज का आपका दे दें, फिर अगला कंटेंट कल स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला कंटेंट, और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 20-20 मिनट, जिससे आपको बोर ना हो, एंजॉयमेंट के साथ 20 मिनट में खत्म कर लें, 25 मिनट में क्लासेस खत्म कर लें, जिससे आप पढ़ भी सकें, अगला टॉपिक भी, ज्यादा बोर ना होना पड़े आपको। तो ये कंटेंट आपको बराबर मिलता रहेगा, एक दिन अलजेब्रा का एक दिन इसका, तो आप चाहें तो 2 कॉपी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला है, देखिए नंबर सिस्टम में हमको स्टार्ट करना है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग याद करेंगे तो वो है कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? जिसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है?
नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, किससे स्टार्ट होता है? 1, काउंटिंग नंबर 2 3 4 डैश 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 कहां तक? अनंत तक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटिंग। काउंटिंग माने गिनने वाली संख्या है, काउंटिंग नंबर होता है ये, ठीक। प्राकृतिक संख्या इसको बोलते हैं। दूसरी संख्या जो है वो है हमारी पूर्ण संख्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ध्यान से समझ लीजिएगा। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? इसको हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं होल नंबर। क्या पढ़ते हैं? होल नंबर। और होल नंबर क्या है? पूर्ण संख्या या होल नंबर वह संख्या है जो कहां से चलती है? 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 से लेके कहां तक? अनंत तक, ठीक है। इसी को हम लोग होल नंबर कहते हैं। अब एक सवाल उठता है, कहा जाता है ऑल नेचुरल नंबर, कहा जाता है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर is not a natural number। ठीक, अब इसकी बात समझना। अब ये थोड़ा अंग्रेज हो गया, तो इस बेल्ट के बच्चों के लिए अंग्रेजी बहुत कठिन है, तो उसको हम हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं, परेशान मत होना। कह रहा है सभी प्राकृतिक संख्या, कैसी संख्या? सभी प्राकृतिक संख्या। कैसी संख्या? नेचुरल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्या कैसी संख्या है? आर होल नंबर। ध्यान से समझना, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं सारी की सारी होल नंबर में है कि नहीं है? ऑल आर होल नंबर, बट ऑल द होल नंबर्स, क्या सारे के सारे होल नंबर, क्या ये सारे के सारे इसमें आ रहे हैं? नहीं, सारे के सारे नहीं आ रहे। कौन नहीं आ रहा है? 0 नहीं आ रहा है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर। बस तुमको कुछ नहीं करना है, ऑल की जगह सभी लिख लेना, यहां प्राकृतिक संख्या लिख लेना। आर के मतलब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। बस नॉर्मल सी बात है, ठीक। यहां तक ये बात क्लियर है, ठीक। अब यहां क्या है? सारी की सारी प्राकृतिक संख्या होल नंबर में आ रही है। देखो सारा 1 से लेके अनंत तक यहां समझ गए हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या है? होल नंबर है, लेकिन सभी होल नंबर प्राकृतिक नहीं है, ठीक। तो यहां तक ये चीज क्लियर है। अब इसको मिटा रहे हैं, अब इसके आगे देखिएगा, इसको पूरा क्लियर करना है। क्लियर करके अब नेक्स्ट अगला जो हमको पढ़ना है वो चीज देखते हैं। अगला नंबर जो है वो नेचुरल नंबर का वर्गीकरण किया गया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑड और इवन। अगला जो वर्गीकरण होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑड और इवन। ऑड और इवन। ऑड इवन क्या? ऑड इवन को हम लोग कहते हैं, ऑड संख्या को कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सम संख्या। इसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। अब विषम और सम क्या होता है? विषम सम, देखो कुछ बच्चे इसको कहते हैं दू से कटने वाला, दू से ना कटने वाला, ठीक। तो ये डिवाइडेड, जैसे कहते हैं डिवाइडेड बाई 2 और नॉट डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसा नहीं कहते हैं। जैसे हम इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं किससे? इसके इकाई से। इकाई स्थान। इकाई स्थान मतलब बोले तो अंग्रेजी वालों के लिए यूनिट प्लेस। किसके लिए? यूनिट प्लेस से। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, यूनिट प्लेस में आपको ऐसी परिस्थिति में इकाई स्थान के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके यूनिट प्लेस पे क्या आता है कभी भी याद करिएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, ठीक। ये तुम्हारे कैसे हैं? इकाई, ठीक। और इवन में क्या होगा? यही चीज इवन में तुम्हारी क्या आने लगती है? इवन में तुम्हारा आने लगेगा 0 2 4 6 8। ये संख्या तुम्हारी किस में आएगी? इवन में। और ये वाली संख्या किस में आएगी? तुम्हारी ऑड में, ठीक है। अब देखो, एक बहुत बड़ा मिथ चलता है कि ये बताइए कि 0, ठीक है, ये क्लियर है ना? कह देंगे कि इकाई स्थान पे 1 3 5 7 9 होगा, तो वो कैसी संख्या कहलाएगी? इकाई संख्या। और अगर 0 2 4 6 और 8 आया तो ये कैसी संख्या कहलाएगी? तुम्हारी इवन संख्या या सम संख्या। अब आगे देखो इसको कैसे किया गया। आगे
अब एक नंबर है जो बहुत ज्यादा चर्चित रहता है, वो कौन है? वो है जीरो। जीरो कैसी संख्या है? क्या ये सम है? क्या ये विषम है? ठीक ठीक, क्या ये सम है या फिर ये क्या है? विषम। इसको लेके बहुत मतभेद रहता है कि जीरो को किधर रखा जाए। तो देखिए, एक नियम होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, सम और सम को जब भी जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सम। ठीक, एक नियम। अगला नियम है कि जब भी विषम में और सम को जोड़ेंगे, जैसे एक में दो जोड़ेंगे तो कभी भी ये हमारा क्या आएगा? विषम ही आएगा। क्या आएगा? विषम। ठीक, अगर हम लोग विषम विषम जोड़े, बाय द वे देखिएगा, अगर हम लोग क्या जोड़े? विषम प्लस विषम। अगर विषम विषम जोड़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जैसे 3 और 5 जोड़े तो क्या आएगा? एक सम आएगा। ठीक है, चलिए आप ध्यान से समझिए। अगर बाय द वे हमने इसको क्या माना? एक सम संख्या माना। क्या माना? पहले सम संख्या। सम माना तो हमने अगर यहां 0 रखा तो यहां कोई भी एक सम संख्या और रख ले, तो क्या ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं, नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम कह देंगे कि 0 कैसी संख्या है? सम। सब जगह रख लेंगे। अगर यहाँ 0 रखते हैं, यहाँ 3 रखेंगे, तो क्या इस नियम को गलत कर देगा? नहीं गलत कर रहा है, तो ये भी सही है। अब यहाँ पे अगर विषम विषम रख रहे हैं तो सम आना चाहिए। तो अगर मैं मान लो, अगर यहाँ 3 रखता हूं और यहाँ 0 रखता हूं, तो यहाँ क्या आएगा? 3। क्या नियम सेटिस्फाइड हो पा रहा है? क्या नियम सेटिस्फाइड हो रहा है? ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पे नियम सेटिस्फाइड हो रहा है? अगर हम इसको क्या ले रहे हैं? 0 को अगर विषम ले रहे हैं तो सेटिस्फाइड हो रहा है? नहीं, नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है। इसलिए 0 एक कैसी संख्या है? सम संख्या है, बल्कि विषम नहीं है। बात यहां तक क्लियर? 0 पे कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगा ना। 0 कैसी संख्या है बच्चा पढ़ी? सम संख्या, विषम संख्या? सम संख्या। ठीक, अब इसको यहां तक क्लियर करने के बाद से अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब इसको समझिएगा। ठीक, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगला जो समझाने जा रहे हैं, इस चीज को बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल यहां से बनता है। ठीक है, डायरेक्ट या तो रीजनिंग के जरिए बन जाएगा, मैथ के जरिए बन जाएगा, किसी ना किसी चीज के जरिए ये आपके एग्जाम में आ जाता है। जैसे सबसे पहली संख्या है, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। ठीक, दूसरी है अभाज्य। अभाज्य। तीसरी है सहभाज्य। सहभाज्य। और चौथी है जुड़वा अभाज्य। ठीक, जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य। ठीक, कंटेंट दिख रहा है? कोई दिक्कत कंटेंट में? ठीक, तो यहां तक अब इस चीज को समझिएगा। अब इसको इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। देखिए, समभाज्य को क्या कहते हैं? भाज्य को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। ठीक, अभाज्य को हम लोग कहते हैं प्राइम संख्या। कौन सी संख्या? प्राइम संख्या। और इसको क्या कहते हैं? को प्राइम। इसको क्या कहते हैं? को प्राइम। और इसको क्या कहते हैं? ट्विंस प्राइम। क्या कहते हैं? ट्विंस प्राइम। ठीक, अब ध्यान से समझिए, ट्विंस प्राइम। अब सारी बातें हमने लिख ली। अब ऐसी स्थिति में हम एक सीधा सा लाइन खींचेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे और इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, क्या क्या होता है। अब ये 4 कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से। रीजनिंग में भी आ जाता है, मैथ्स में भी आ जाता है, कहीं भी ये सवाल आ सकता है। जैसे अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक इसमें कि एक कैसी संख्या है। तो सबसे पहले कहीं नोट बना के लिख लीजिएगा, खूब मोटा सा। एक कैसी संख्या है? ठीक, 1। 1 क्या है? 1 इज नाइदर। 1 क्या है? एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है और ना ही क्या है? अभाज्य है। मतलब ये ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। एक का वर्गीकरण इसमें नहीं होगा। तो कभी कभी बच्चों से ये बहुत भयानक गलती होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोली जाती है तो लड़का तुरंत बोल देता है पट से 1, जो नहीं है। ठीक है बच्चा, बट तो अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये क्या होता है? भाज्य।
भाज्य संख्या। सबसे पहले हम लोग भाज्य, अभाज्य, सभाज्य और इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले एक तो निकल गया मेरे किसमें, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। फिर अगली संख्या कौन आएगी, 2। प्रॉपर्टी समझना, तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं अभाज्य। अभाज्य क्या होता है ध्यान से समझना, क्योंकि 2 आ गया पहले, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, तो 2 पे आ गया। ध्यान से समझिएगा। 2 कैसी संख्या है, देखिए इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड होंगे, दो गुणनखंड होंगे। ठीक, गुणनखंड कहने का मतलब क्या, जिससे ये कटे, संख्या कटे। देखो 2 बातें होती हैं, एक होता है गुणनखंड और दूसरा होता है गुणज। तो इसको कहीं अलग से लिख लीजिएगा आप लोग, हम यहीं पे अभी समझा दे रहे हैं। गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड मतलब जैसे सपोज करो 2 किससे किससे कटेगा, 2 सपोज करो हमने यहाँ क्या लिखा 2, तो 2 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। लेकिन अगर कहें तुम 2 का गुणज बताओ, क्या बताओ 2 का गुणज, तो 2 का गुणज कौन होगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 सते 14। तो इस तरीके से जो पहाड़ा होता है वो गुणज होता है। ठीक, और जो क्या होता है गुणनखंड क्या होता है, जिससे वो कटे। बात समझ में आ गई। ये वर्गीकरण मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, तो ये फैक्टर है, ये क्या है तुम्हारा फैक्टर, किससे कटेगा, फैक्टर कहते हैं इसको। ठीक है, तो 2 हो गया, किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। दूसरी बात अगली जो पूछेंगे वो कौन होगी, 3 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। ठीक, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। फिर अगला जो वर्गीकरण है वो कौन सा है, 5 किससे कटेगा, 1 से कटेगा 5 से कटेगा। फिर 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। फिर इसी तरीके से हम 9 ले सकते हैं, 1 से कटे 9 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 9 नहीं होगा। फिर क्या लेंगे 11, 1 से कटेगा और 11 से। तो ये संख्या किसमें आ गई तुम्हारी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, किसमें आ गई, अभाज्य में। क्लियर है, ये संख्या अभाज्य का केवल 2 गुणनखंड हो। अब तुमसे एक चीज अंडरलाइन किए हैं, ये मार्क किए हैं। मार्क करने का मतलब क्या है, ये एक लौती ऐसी सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य है। ठीक है, 2 एक लौती ऐसी सम संख्या है जो क्या है, भाज्य। ये कहते हैं ना कि जैसे कहा जाता है कि ये एक ऐसा शख्स है जो सबकी मदद करता है लेकिन इसकी मदद कोई नहीं करता है। देखिएगा कैसे, जैसे कोई भी सम संख्या जब अभाज्य होने की कैटेगरी में आएगी तो ये तुरंत पहुंच जाएगा बचाने के लिए, लेकिन इसको बचाने के लिए कोई नहीं आता है। ये वैसा मित्र है जो हमेशा अकेला रहता है। तो ये क्या है, एक लौती ऐसी सम संख्या है जो किसमें आ जाती है, अभाज्य में, और यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब सवाल आपसे कभी कभी कोई टीचर पूछ सकता है 3 कैसी संख्या है, तो 3 के लिख लीजिएगा सबसे छोटी, क्या लिखिएगा, सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, और ये क्या है, सबसे छोटी भी है और सबसे छोटी हम कह सकते हैं सम अभाज्य संख्या, इकलौती है तो सम कहें चाहे ना कहें कोई जरूरी नहीं है। तो 2 और 3 ये पूछा जा सकता है। अब अभाज्य संख्या की श्रेणी में, ठीक, अब कितने प्रकार, कितने अभाज्य होते हैं ये ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट सीजीएल में इस बार के सवाल ये पूछा हुआ है, ठीक है, कि कितनी अभाज्य संख्याएं 53 से लेकर 97 के बीच में आती हैं। 53 से 97 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो टोटल ध्यान से समझ लीजिएगा, हमको समझना पड़ेगा कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं इस टॉपिक पे, और इसको ध्यान से समझ लेना वो कौन कौन सी हैं। टोटल 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, 25। ठीक, टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, 25 आती हैं। ठीक है, टोटल 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं, किसने, 1 से लेकर 100 तक। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2, और सबसे बड़ी कौन है, 1 से 100 के बीच में कौन है, 97। अब सब इसी के बीच में आती हैं, कौन कौन सी हैं। अब ये चीज आप अपने आप से ढूंढ लीजिएगा कौन कौन सी हैं। ठीक, कुछ हम लिख दे रहे हैं, कुछ आप ढूंढ लीजिएगा। जैसे सबसे पहले 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर 23 होगा, फिर 29 होगा,
इसी तरह देखिए 21, 22, 23, 24, 25 होगा नहीं, 26 होगा नहीं, 27 होगा नहीं, 28 होगा नहीं, 29 होगा, 30 होगा नहीं, 31 आएगा, फिर क्या आएगा 31 आ जाएगा। फिर इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, 32 कटती है, 33 कटती है, 34 कटती है, 35 कटती है, 36 कटती है, 37 नहीं किसी से कटती है। तो इसी तरह से काउंट करके आप ढूंढ लीजिए, ठीक है। 37 कटती है, 38 नहीं कटती है, 38 कटती है, 2 से 39 कटती है, 40 कटती है, 41 फिर नहीं किसी से कटती है, 41 हो गया, 43 हो गया, फिर इसी तरह आपको 47 मिल जाएगा। अब विषम पे ही ढूंढो डायरेक्ट, 47, 49 कटती है, 51 कटती है, 53 भी 53 किसी से कटती है, देख लो तो 53 किसी से नहीं कटती है। फिर इसी तरह 53 हो गया, 55 कटती है, 57 कटती है, ठीक है, 19 3 57 होता है। तो इस तरीके से सारी कटती हैं। तो बाकी हम 53 तक ढूंढ लिए, बाकी आप 97 तक आप ढूंढ लीजिएगा। कुल इतनी संख्या 25 होनी चाहिए और टोटल 25 संख्याएं इसमें आती हैं। अब इस पे अलग अलग सवाल पूछा जाता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब सबसे बड़ी बात, भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या में हम कह सकते हैं बच्चा पार्टी कि कम से कम कितना, कम से कम सॉरी, कम से कम कितने हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो। कितने हो, 3 गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो, ठीक है। अब 3 गुणनखंड में कम से कम 3 गुणनखंड कहने का मतलब क्या है, कम से कम 3 गुणनखंड, यानी हम कहते हैं मेरे पास कम से कम 10,000 रुपया है, इसका मतलब कि इस बंदे के पास 10,000 है, अधिक से अधिक तो पता नहीं कितना होगा, ठीक है। तो कम से कम 3 होने चाहिए। बेसिक नीड कितने की है, कम से कम 3 की। तो ऐसी स्थिति में जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिएगा, देखो एक ना तो सम है ना तो विषम है, डिसाइड हो गया, 2 छोटी है, 3 छोटी है। फिर अगला कौन आया, 4, हम लोग वहां नहीं लिखे थे तो यहाँ 4 आएगा। जैसे 4 में देखो हम कहे थे ना बचाने आ जाता है, तो यहाँ पे बचाने आ गया कौन, 2, वो दोस्त आ गया, लेकिन इसको बचाने कोई नहीं आ रहा था। सेम उसी तरह 4 के बाद कौन मिलता है, 6। 6 में कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, ठीक। सेम इसी प्रकार से आगे भी हम चलते रहेंगे। 8 मिलेगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। फिर 9 मिलेगा, 1 होगा, 2 होगा, सॉरी 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। ध्यान से समझिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ 2 बातें हैं। कभी कभी पूछ देगा सबसे छोटी, इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम कहेंगे सबसे छोटी समभाज्य संख्या। समभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या किसको हम लोग बोलेंगे, वो कौन होगी, 4। और सबसे छोटी अगर विषम बोले, सबसे छोटी विषम भाज्य, सबसे छोटी विषम भाज्य कौन होगा, तो ये चीज गौर करिएगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन होगी, 9 होगी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक क्लियर, ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा है कोप्राइम। कोप्राइम मतलब सभाज्य। सभाज्य मतलब ध्यान से समझिएगा, को माने 7, को माने 7, 7 का मतलब क्या है कि 7 होगा। को कभी अकेले नहीं हो सकता है, को कभी भी अकेले नहीं होगा। जैसा कह रहा है कि को अभाज्य, तो को कभी भी अकेले नहीं होगा, इस चीज को समझना। 7 का मतलब क्या है भाई, अब 7 का मतलब है साथ में, ठीक है। ये कभी भी अकेले नहीं होंगे, ठीक। पहली बात, साथ में होंगे तो दोनों संख्याएं, जैसे यहां लिखा हुआ है अभाज्य, तो कुछ लोग को लगता है कि संख्या अभाज्य होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। संख्या कैसी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, ठीक। सकती है, शक्ति ऐसे लिखते हैं, ठीक। सकती है, थोड़ा हिंदी इंग्लिश देखना कमजोर है, मैनेज कर लेना बच्चा पार्टी, ठीक है। बाकी सब तो हम देख लेंगे, ठीक है। कैसी भी हो सकती है, ठीक। यहां तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब कैसी भी हो सकती है, तो संख्या कैसी भी हो सकती है, इसका मतलब कहने का मतलब साथ में हो, कैसी भी हो सकती है, तो कुछ इसका तर्क भी होगा। हाँ है, वो तर्क क्या है, वो तर्क है कि इसका मौसा कितना होना चाहिए, 1। मौसा 1 कहने का मतलब है कि वो दोनों किसी पहाड़े में ना आए। सिर्फ किस पहाड़े में आए, 1 के पहाड़े में। जैसे 2 और 4, क्या ये होगा, 2 और 4 होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये किसके पहाड़े में आ जाती हैं? 2 के, ठीक। लेकिन यही कहें 2 और 5 क्या होगा? हाँ होगा। क्यों? किसके पहाड़े में आती हैं? 1 के। अगर मैं कह दूं 3 और 8 क्या होगा? 3 और 8 दोनों किसी एक पहाड़े में आने चाहिए, ये नहीं कि ये 2 के पहाड़े में आ रहा है, ठीक। हाँ, तो ये भी होगा क्योंकि ये दोनों किस पहाड़े में आते हैं? सिर्फ 1 के। जैसे अगर बोल दें 16 और 9 क्या ये होगा? दोनों की दोनों भाज्य संख्याएं हैं, हाँ, तो ये होगा। तो ऐसे ही सवाल आपके रीजनिंग में बन के आ जाएगा कि निम्न में से भिन्न छांटिए, तो आप उसमें गड़बड़ कर देंगे, ठीक। भिन्न छांटने में क्या है? देखो ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। ये कैसी संख्या है? सअभाज्य है। सब सअभाज्य है, सब सअभाज्य, लेकिन ये कैसी संख्या है? सअभाज्य नहीं है, क्योंकि इसका मसा क्या है? 2। इसका मसा देखो, ये केवल 1 के पहाड़े में आएगा, ये केवल 1 के पहाड़े में, ये केवल 1 के पहाड़े में। बात समझ जाएंगे? तो ये सवाल रीजनिंग के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले को प्राइम है, 7 होगी। कैसी भी संख्या हो सकती है, कैसी भी संख्या, कोई जरूरी नहीं है कि संख्या अभाज्य होनी चाहिए, कैसी भी हो सकती है, ठीक। अब देखो अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, जिसको हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इतना ही पढ़ाएंगे। इसके बाद अगला कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम आपको सिखाएंगे पाइथागोरस थ्योरम कैसे डिफाइन होता है, कैसे निकाला जाता है, एकदम नई तरीके से बताएंगे। तो उन सब चीजों पे, सारी संख्या पे हम आपसे बात करेंगे, जिससे आपको समस्या ना हो, ठीक है। अगला देखिए जुड़वा अभाज्य। अब जुड़वा कभी सुने होंगे? सिंगल बच्चा पैदा होते हुए कभी नहीं सुने होंगे। बच्चा कैसे पैदा होता है? डबल, जुड़वा होते हैं, ठीक है। जुड़वा मतलब यहां 2 रहेंगे, कंफर्म है, 2 रहेंगे। और अभाज्य, और जुड़वा बच्चों को देखा होगा सिमिलरिटी भी होती है, तो यहां दोनों के दोनों संख्या कैसी हो? अभाज्य हो। कैसी हो? अभाज्य हो। ये एकदम कंफर्म है कि अभाज्य होनी चाहिए। जैसे यहां था कैसी भी हो सकती है, लेकिन यहां कंडीशन है क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी ही चाहिए। आप इसको रोक नहीं सकते हो, ठीक है, ठीक। तो अब अभाज्य होनी चाहिए, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभाज्य होनी चाहिए और उसके बाद 2 होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, और साथ में उनके बीच का डिफरेंस कितने की होनी चाहिए? 2 की। डिफरेंस 2 की कहने की मतलब क्या है? इसका तर्क क्या कहना चाहता है? डिफरेंस 2 का हो मतलब उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितने का हो? 2 का। दोनों अभाज्य होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे आपसे बोल दिया जाए क्या 2 और 3 होगी? हाँ, कुछ लोग बोलेंगे हाँ होगी, लेकिन ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? दोनों की दोनों अभाज्य है। आप तो कहे थे होना चाहिए, हाँ है। दूसरा नियम कर रहा है, क्या अंतर कितने का होना चाहिए? 2 का। क्या अंतर 2 का है? नहीं है, तो ये नहीं हो सकती। लेकिन अगर यही बोले 3 और 5 होगी, हाँ तो कहेंगे हाँ होगी। मैं कह दूं 5 और 7 होगी, तो आप कहेंगे हाँ होगी। लेकिन अगर बोल दें क्या 7 और 9 होगी, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों कहेंगे? क्योंकि अंतर तो 2 का है। क्या ये अभाज्य है? तो 9 अभाज्य सॉरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, 9 अभाज्य नहीं होगी। 9 क्या होगी? 9 अभाज्य नहीं होगी। इस चीज को गौर करना, 9 अभाज्य नहीं होगी। क्यों? अंतर तो 2 का है, लेकिन 9 एक कैसी संख्या है? 9 एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। कंडीशन क्या है? अभाज्य होनी चाहिए। लेकिन यही अगर कोई बोल दे 11 और 13 होगी, तो आप कहेंगे हाँ। कोई बोल दे 7 और 11 होगी, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि अंतर कितने का हो जा रहा है? 4 का। दोनों की दोनों कैसी संख्या है? दोनों की दोनों अभाज्य है, लेकिन अंतर कितने का? 4 का। तो यही कॉन्सेप्ट आज का है। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पसंद आया होगा, ठीक, तो ऐसी स्थिति में आप कुछ मत करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। बस अपने दोस्त को फॉरवर्ड करिएगा, उससे कहिएगा कि हाँ अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो इस कंटेंट को आगे बढ़ाइए। लाइक सब्सक्राइब की कोई जरूरत नहीं है, कंटेंट बस पहुंचने से मतलब है। और आप इसको अगर जितना ज्यादा फैला सकते हो उतना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। हम आपका मदद करेंगे। पूर्वांचल के जितने बच्चे हैं सबका सहारा हम हैं, तो इस वक्त डरने की आवश्यकता नहीं है। हम पूरा कंटेंट कोशिश करेंगे कि एक दिन अल्टरनेट करके दोनों डालते रहें। आप लोग निश्चिंत रहिए। थोड़ी सी बाधाएं आएंगी शुरू में, क्योंकि हम भी नए इस पे आए हैं, तो इसको बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी हमें, लेकिन हम इस चीज़ को ओवरकम करेंगे। और आप लोग निश्चिंत रहिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल।